नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल विनेश फोगाट लौटकर हिंदुस्तान आई, पेरिस से लौटकर भारत आई, दिल्ली में एयरपोर्ट पे उतरी और जिस तरह का उनका स्वागत हुआ ऐसा लग रहा था कि आप गोल्ड मेडल तो छोड़ दीजिए, शायद उससे भी ऊपर कोई डायमंड मेडल या फिर कोई प्लेटिनम मेडल जीत के आई हो। इतनी जबरदस्त भीड़ वहां पर उभरी थी और इतना जबरदस्त उनका स्वागत हुआ कि देखकर दिल खुश हो गया कि देश ये पहचानता है कि हमारी बेटी वहां से हार के नहीं जीत के आई है। 100 ग्राम वजन के लिए जिस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, काश उसकी जांच होती तो उसके असली गुनहगार बाहर निकल के आ पाते। लेकिन विनेश फोगाट ने वहां हिंदुस्तान का झंडा तो गाड़ ही दिया और जब जब पेरिस ओलंपिक की बात होगी, विनेश फोगाट के बिना पूरी नहीं हो सकेगी। हालत यह थी कि एयरपोर्ट से अपने गांव जाने में वैसे तो उनको घंटा 2 घंटा लगता, लेकिन कल रात को 1 बजे वो अपने गांव पहुंच पाई, क्योंकि रास्ते में कोई ऐसा चौराहा नहीं था, कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा कस्बा नहीं था जहां उनके स्वागत के लिए, उनको माला पहनाने के लिए भीड़ न जुटी हो। कई बार उनकी आंखें भरी और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली विनेश फोगाट का स्वागत वैसा हुआ जैसा हम और आप चाहते थे। आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। तो मैं इस धरती की, इस गांव की, आप लोगों की हमेशा कर्जदार रहूँगी और आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा सबसे आगे मैं अपना कदम रखूंगी। अब जब इस तरह का स्वागत हुआ तो कुछ लोगों के सीने में आग लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल नॉर्मल था कि कुछ लोगों के सीने आग से बिल्कुल फूंक गए होंगे। ये वो लोग थे जो उस समय खुशियां मना रहे थे जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। ये वो लोग थे जो उस समय मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे हुए थे या फिर सरकार के साथ खड़े थे जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न्याय की मांग कर रही थी। अब कल बोलना तो मुश्किल था, छुट भाइयों ने थोड़ा बहुत बोला, लेकिन जो बड़े लोग थे उनके लिए बोलना मुश्किल था, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और बोलना बहुत भारी पड़ सकता था। लेकिन कई बार बर्दाश्त नहीं होता है, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो इधर से नहीं उधर से निकलता है। तो एक जनाब है रजत शर्मा। अब रजत शर्मा के बारे में पहले भी मैं भी बता चुका हूं, आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर चुनाव लड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जीता है, अरुण जेटली के साथी रहे हैं। और आपकी अदालत जो वो चलाते हैं, बेसिकली वो अदालत नहीं होती है, वो रजत शर्मा का खेल होता है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएं। अब क्या करेंगे, आरएसएस की आदत ही कुछ ऐसी होती है कि अगर आपने एक बार खाकी कच्छा पहन लिया तो कितना भी अच्छा सूट पहन लो, कितना भी अच्छा पैंट पहन लो, कितनी भी अच्छी धोती पहन लो, लेकिन उसके अंदर खाकी कच्छे का निशान कभी खत्म नहीं होता है। आपके अंदर वाला आरएसएस वाला जो होता है वो हमेशा उबलता रहता है, उछाह मारता रहता है। आपको याद होगा यही वो रजत शर्मा है जिन्होंने चुनाव के ठीक पहले मोदी जी की एक बंद कमरे में आम सभा करवाई थी। जी, इंटरव्यू नहीं करवाया था, वो आम सभा थी, चुन चुन के लोगों को बिठाया गया था और वहां पर राहुल गांधी का गंदा मजाक उड़ाया था। मीडिया तो इनको कहा ही नहीं जाना चाहिए, मीडिया कहने का मतलब तो कुछ बनता ही नहीं है। ये नेशनल मीडिया अगर होते तो इस तरह का घटिया काम नहीं करते। अगर उनको वहां पर मोदी जी को बुलाना था तो फिर उनको राहुल गांधी के लिए भी एक प्रोग्राम करना चाहिए था, दोनों से सवाल पूछना चाहिए था। और राहुल गांधी का जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया था, चुनाव नतीजों ने थप्पड़ मारा जोर से उनके गाल पर, जिसकी आवाज अब तक आती है। एक केस में भी फंसे हुए हैं, कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक, उनके साथ एक बातचीत में उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने गाली का प्रयोग किया है। मामला हाई कोर्ट में है, उस पर कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आज सुबह सुबह विनेश फोगाट के स्वागत को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। लिखते हैं, चैंपियन विनेश को सिर आंखों पर बिठाओ, मान दो
वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है, इसलिए उसे अपने ट्रॉफी की तरह मत घुसाओ, खेल में राजनीति मत घुसाओ। बृजभूषण शरण सिंह भी नेतागिरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे कि वो एसपी में चले जाएंगे और 4-5 सीटें हरवा देंगे, पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे गाने वो गाते रहे। तो ये लंबा चौड़ा ट्वीट हमारे रजत शर्मा जी, जो तथाकथित रूप से पत्रकार हैं, इंडिया टीवी चलाते हैं, आपकी अदालत चलाते हैं, उन्होंने ये लंबा चौड़ा ट्वीट किया। अब ये ट्वीट किया, इसके पीछे की मंशा तो आप समझ ही रहे हैं। जो सीने में जलन और आंखों में दर्द था वो निकल के कहीं ना कहीं से आना ही था, तो इसमें आ गया। अब कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं, कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह राजनीति करते थे। मेरा पहला सवाल तो यही है कि अगर आपको बृजभूषण शरण सिंह से वाकई दिक्कत थी, तो जिस समय ये लड़कियां प्रदर्शन कर रही थीं, उस समय उनको आपकी अदालत में बुलाकर ये सवाल उनसे आपने क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं आज के पहले कभी आपने बृजभूषण शरण सिंह को भारत की कुश्ती बर्बाद करने वाला बताया? आज के पहले तो आपकी जबान खुली नहीं थी। अब जब विनेश फोगाट ने वहां जाकर साबित कर दिया कि वो कितनी महान खिलाड़ी हैं, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी को उन्होंने परास्त किया, तो आपको बृजभूषण शरण सिंह बुरे लगने लगे। आपकी बात मानी जाती, आपकी बात को सही समझा जाता अगर आपने बृजभूषण शरण सिंह पर पहले सवाल उठाया होता। और जिस समय ये लड़कियां जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थीं, कम से कम एक ढंग का प्रोग्राम इनके पक्ष में करके बृजभूषण शरण सिंह को सबके सामने नंगा कर दिया होता। लेकिन तब तो आप चुपचाप बैठे थे, सरकार की लाइन ले रहे थे, और अब जब विनेश का स्वागत हो रहा है तो आपके सीने में दर्द हो रहा है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात करते हैं, खेल में राजनीति को मत घुसाओ। मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं, इससे अच्छा है ये ट्वीट पढ़िए आप रोहिणी सिंह जी का। रोहिणी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें कई बार खोजकर लेके आती हैं। उन्होंने एक सवाल किया इस ट्वीट में। सवाल यह किया है कि डीडीसीए, दिल्ली का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके जब मेंबर बने थे अरुण जेटली साहब और खुद रजत शर्मा साहब, तो क्या इन लोगों ने क्रिकेट मैच खेला था? तब इन्होंने यह सवाल नहीं पूछा कि रजत शर्मा जी, नहीं, यह सवाल तो खुद से ही पूछना था। तो कहते, मैं शीशे के सामने खड़े होते और उंगली दिखाकर कहते कि मिस्टर रजत शर्मा, तुम क्रिकेट एसोसिएशन में क्या कर रहे हो? तुमको बल्ला पकड़ना नहीं आता है, तुमने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, आखिर तुम क्रिकेट एसोसिएशन में कैसे घुस गए? या अपने दोस्त अरुण जेटली की तरफ उंगली उठाकर कहते कि अरुण, तुम तो पॉलिटिक्स से आए हो, लायर हो, तुम क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर क्या कर रहे हो? मैं आप कहूंगा, लेकिन रजत शर्मा तो तुम ही कहते होंगे ना, साथ के दोस्त हैं ये लोग। तो रोहिणी सिंह ने जबरदस्त सवाल पूछा कि एक बार भी आपको यह याद नहीं आया कि आप खुद खेलों की राजनीति में जुड़े रहे हैं, और उस राजनीति में किसके माध्यम से घुसे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जो कुछ मिला है वो एबीवीपी से लेके बीजेपी से लेके और यहां तक की यात्रा में कैसे मिला है सब जानते हैं। तो आखिर आप वहां पे ऐसे ही तो घुस नहीं गए होंगे, आप क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं थे, क्रिकेट से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो रजत शर्मा जब खुद डीडीसीए के मेंबर बन जाते हैं, तब उनको याद नहीं आया कि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने भी एक सवाल पूछा, मैंने पूछा कि ये परिवारवाद और खेलों की राजनीति की जो बात वो कर रहे हैं, क्या कभी ये सवाल अमित शाह के बेटे से वो पूछ सकते हैं? कभी जय शाह को बुलाकर अपनी आपकी अदालत में पूछ सकते हैं कि भाई जय शाह जी, आप बीसीसीआई के सर्वे सर्वा बन गए, ये बताइए कि आपने क्रिकेट कब खेला था? स्कूली क्रिकेट में कहां तक आप गए थे? रणजी कब खेला था आपने? अंडर 19 कब खेला था? सीनियर प्लेयर की तरह कब खेला था? आखिर जय शाह के अंदर क्रिकेट को लेकर ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसके चलते बीसीसीआई के चीफ बन गए? सवाल तो उन्होंने अनुराग ठाकुर से भी नहीं पूछा होगा, धूमल साहब के बेटे थे, क्रिकेट कभी जिंदगी में खेला नहीं था, क्रिकेट का एक अनुभव होना जरूरी था, तो उनको बाकायदा हिमाचल की टीम में शामिल किया गया। एक रणजी मैच में उन्होंने हिस्सा लिया, पहली ही गेंद पर शायद 0 पर आउट हो गए। अब पहली गेंद पे हुए, दूसरी पे हुए मुझे नहीं याद है, लेकिन यह पता है कि 0 पर आउट हुए। उसके बाद जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि एक ही मैच का अनुभव काफी था, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड में घुस गए, उसके सर्वे सर्वा बन गए अपने प्रदेश के।
तो कभी यह अनुराग ठाकुर या प्रेम कुमार धूमल से रजत शर्मा पूछ सकते हैं कि खेलों में पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? इनको दर्द कल तब हुआ जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए स्वागत करने के लिए विनेश फोगाट का। यानी अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा स्वागत कर दे दिनेश फोगाट का तो फिर हो जाती है राजनीति। लेकिन अगर मोदी जी हर जीतने वाले को फोन करें, उससे बात करें, या फिर इनकी पार्टी जो है वो पहलवानों को टिकट देकर चुनाव लड़ाए, भूल गए कि बबीता फोगाट इनके पार्टी की मेंबर हैं। इसके अलावा भी एक पहलवान है जिनको इन्होंने बाकायदा पिछली बार हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। तब एक बार इनको याद नहीं आया कि खेल में राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मनु भाकर चली गई सोनिया जी से मिलने के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए, तो लिख दिया कि शायद मनु भाकर को राज्यसभा दे दी जाए, शायद चुनाव लड़वाया जाए। अरे भाई, जब आपके लिए योगेश्वर चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी पार्टी के लिए बबीता फोगाट प्रचार कर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर कांग्रेस से लड़ने में क्या दिक्कत है? चुनाव के ठीक पहले मथुरा से चुनाव लड़ने वाले थे विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह को आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। वो रात को सोए और सुबह उठे तो सुबह उठते उठते उनको इल्हाम हुआ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन अंदर की बात कभी बदलती नहीं है। विनेश फोगाट के लिए वो पूरी ताकत के साथ खड़े हुए। तो विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं, वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा चले जाए विनेश फोगाट का स्वागत करने, तो रजत शर्मा जी को बहुत दर्द होने लगता है। इसीलिए शायद इस समय रजत शर्मा जी की जिस तरह से सोशल मीडिया पर भद्द पीट रही है, जैसे वहां पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, यही बताता है कि इस तरह के लोगों का जो ये दोहरापन है, वो दोहरापन अब जनता के सामने नंगा हो चुका है। ऐसे ही एक हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन जी बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। कलकत्ता में जो घटना हुई है, महिला के साथ, डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर एक लंबा ट्वीट किया, लिखा ममता दीदी जितना तानाशाह कोई हो नहीं सकता है, डॉक्टर जुलूस निकाल रहे हैं। मैंने कलकत्ता की घटना पर 2 वीडियोस बनाए हैं, लगातार सवाल उठाया है। महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक किया, फिर जो कुछ किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए इस तरह की कोई घटना हो, चाहे मेरे घर का कोई आदमी इन्वॉल्व हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। अगर मेरा अपना सगा भी कोई हो और किसी महिला के साथ इस तरह की घटना करे, तो मैं उस महिला के साथ खड़ा हूंगा, अपने सगे के साथ नहीं खड़ा हूंगा। लेकिन हर्षवर्धन किस हक से यह बात कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछे हैं उनसे कि कठुआ में जिन लोगों ने जुर्म किया था आसिफा पर, उनके समर्थन में आपकी पार्टी के लोगों ने जुलूस निकाला था और आप चुप थे। हाथरस में एक दलित के साथ यह सारा कुछ हुआ था और विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, आप चुप थे। अभी बिहार में इतनी बड़ी घटना हुई है, उस पर आप चुप हैं बिल्कुल। देहरादून में एक मुस्लिम नर्स के साथ पहले घटना हुई, फिर कल की बात है कि बस के अंदर एक किशोरी के साथ, एक युवा बच्ची के साथ यह घटना हुई और आप चुप हैं। आपको सिर्फ कलकत्ता नजर आता है, मणिपुर की तो बात ही मत कीजिए। और ये सारी घटनाएं जो पहले मैंने बताई जब हुई तो आप मंत्री थे, लेकिन आपके मुंह में जबान नहीं आई। कलकत्ता आपको तुरंत याद आ गया। कलकत्ता याद आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी चीजें क्यों भूल जाते हैं? और ये किस्सा मैंने इसलिए आपको सुनाया कि ये जो दोहरापन है, ऐसा लगता है कि खाकी चड्डी पहनने वालों की खास नीति है, ये खास गुण है। जो ही खाकी चड्डी कुछ दिन पहन लेते हैं, ये गुण आ जाता है कि दूसरों की तरफ तो उंगली करो, लेकिन अपनी बातों पर, अपनी दिक्कतों पर कभी बात मत करो। वो भूल जाते हैं कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये जो 4 उंगलियां हैं ना, वो आपकी तरफ मुड़ी होती हैं। तो रजत शर्मा जी, आप मीडिया के आदमी थे, बेहतर होता कि आप भी पहुंच जाते, या अपनी टीम को तो भेजा ही होगा। बेहतर होता कि यह सवाल पूछते सरकार से कि विनेश फोगाट अगर 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई, तो उनके सपोर्टिंग स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उनकी जांच क्यों नहीं की गई। पूछते सवाल आप पीटी उषा से कि कैसे उन्होंने अकेले छोड़ दिया जब मुकदमा लड़ रही थी, जब केस किया था विनेश ने, तो उसमें उसको अकेले कैसे छोड़ दिया गया था। यह सवाल आप पूछते तो जनता आपके साथ खड़ी होती। लेकिन आप तो सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं कि विनेश की यह लोकप्रियता कहीं चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को
भारी ना पड़ जाए। और जनता अब ये खेल खूब अच्छे से समझती है। जो आदमी खुद राजनीति के जरिए डीडीसीए का मेंबर बना हो, उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो विनेश फोगाट के स्वागत पर सवाल उठाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।